नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका शुभंकर राज, लेक्चरर, आप सभी के सामने बुद्धा विजन क्लासेस के द्वारा बीपीएससी के पॉलिटी सिलेबस को डिस्कस करने आया हूँ। बीपीएससी का पॉलिटी सिलेबस अपने आप में बहुत वास्ट है। आप ये देख रहे होंगे, हैंड रिटन है मेरा, मैं सुलेख लिख रहा हूँ, धीरे धीरे मेरा हैंड राइटिंग सही हो जाएगा। तब तक आप ट्राई कीजिए इसको समझने का। और ये जो आपको दिख रहा है, ये मैं खुद से ही बना करके नहीं लाया हूं। ये आपके प्रीवियस ईयर में मेंस और प्री के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, सबको मैंने देखा है, समझा है, एनालाइज किया है। उसके बाद मुझे ये चीज पता चला है कि पॉलिटी में बीपीएससी बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज ला रहा है। ड्रास्टिक चेंज क्या ला रहा है वो आपको समझने की जरूरत है। इसमें वो सिर्फ पॉलिटी ही नहीं पूछ रहे हैं, वो साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी पूछ रहे हैं। हम अपने बारे में आपको बताते चलेंगे और इसी क्लास के दौरान जानेंगे कि मैं कौन हूं और क्यों यहां आया हूं बुद्धा विजन क्लासेस के थ्रू आप लोगों के समक्ष पॉलिटी की क्लास लेने। मैं शुभंकर राज, BLLB LLM पटना हाईकोर्ट में एडवोकेट हूं और आप सभी के सामने पॉलिटी को लेकर के, खासतौर पर कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के जो बीपीएससी का सिलेबस है और जो बच्चे लॉ को एज ए ऑप्शनल चूज करके पढ़ रहे हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। मैं एक एक चीज को डिस्कस करूंगा जो आपको समझ में आए और जो पेपर सेट कर रहे हैं उसी के अनुसार आपको पढ़ाया जाए। तो देर ना करते हुए डिस्कस करते हैं इसको कि आखिर सिलेबस इतना वास्ट क्यों है। सबसे पहले जनरल फैक्ट्स, फिर है हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फिर है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देन है सैलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये चार चीज आपको जितना इजी लग रहा है उतना इजी है नहीं। जनरल एस्पेक्ट्स अपने आप में बहुत चीज लेकर के अपने साथ घूम रहा है। जनरल एस्पेक्ट्स में क्या क्या चीजें आ सकती हैं वो मैं आपको बताऊंगा आपके प्री के क्वेश्चंस के थ्रू। हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये पूरा का पूरा हिस्ट्री कॉन्स्टिट्यूशन का डील करेगा। हम इसमें देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री क्या है, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हुआ, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन बना और बनने के बाद वो दुनिया का सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनता चला गया। सैलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो 10 से लेकर के 15 तक सैलिएंट फीचर्स क्या हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बाकी कॉन्स्टिट्यूशन से अलग बनाते हैं। फिर प्रियम्बल, प्रस्तावना, ये प्रियम्बल प्रस्तावना के बारे में क्यों बात की जाती है, क्यों ये क्वेश्चन बार बार पूछता है बीपीएससी कि प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, प्रियम्बल संविधान का अंग है या नहीं है, ये क्यों बात आती है और प्रस्तावना को लेकर के क्यों बात आती है। इसमें बहुत सारे केसेस हैं जो हम लोग देखेंगे, चाहे वो री बेरुबेरी का केस हो या फिर केशवानंदा भारती का केस हो। क्यों मैं केसेस के बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि पैटर्न चेंज हो रहा है और अभी आप जितने भी प्री के क्वेश्चंस देखे होंगे या मेंस के क्वेश्चन भी आप देखेंगे, आपको केसेस साइट करना अब जरूरी हो गया है। इसलिए केस के साथ साथ ही हम डील करेंगे सब जितने भी एस्पेक्ट है सबको। देन सबसे बड़ा अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि आर्टिकल 368 में दे रखा है। जितना आसान ये 368 दिखता है और इसके साथ साथ हम लोग आर्टिकल 13(3) पढ़ेंगे, 13(3) पढ़ेंगे, 13(4) पढ़ेंगे कि ये 368 के साथ कैसे लिंकअप करता है। पूरा का पूरा आर्टिकल 13 लॉ क्या है, लॉ के अंदर क्या क्या चीजें आती है, ये आर्टिकल 13 के अंदर है और इसी लॉ में से किस किस चीज को अमेंड किया जा सकता है उसके बारे में हम लोग अमेंडमेंट में जानेंगे। फिर आते हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, देन सिटीजनशिप। यहां से आपका कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हो जाता है अच्छे से। यहां तक आपकी पॉलिटी की सारी कहानी रहेगी और यहां से कॉन्स्टिट्यूशन शुरू है। क्यों मैं कॉन्स्टिट्यूशन पे इतना फोकस कर रहा हूं, क्योंकि जो पैटर्न है बाबू अब चेंज हो चुका है और उस पैटर्न पर अगर हम लोग अब नहीं पढ़ेंगे तो हम लोग बहुत पीछे रह जाएंगे और हमें पीछे नहीं रहना है। क्योंकि बुद्धा विजन क्लासेस का एक ही विजन है, आप लोगों को बीपीएससी के पॉलिटी सिलेबस को आप अंगीकार करा देना, आपके जहन में भर देना कि आपको क्या जो क्वेश्चन भी आए आप बता सके। सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं और अभी भी आते हैं। ट्रेडिशनल्स हैं, डीपीएसपी ये ट्रेडिशनल्स हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज ये ट्रेडिशनल्स है। पर अब क्वेश्चंस क्या चेंजेस आ रहे हैं वो समझिएगा। फंडामेंटल ड्यूटीज में ये नहीं पूछते हैं कि 11 फंडामेंटल ड्यूटीज क्या क्या है, वो पूछते हैं कि 11th जो फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हुआ है वो कौन से केस से ऐड हुआ है, कौन से अमेंडमेंट से ऐड हुआ है। तो इस अमेंडमेंट को आप जितना इजी समझ रहे हैं उतना इजी है नहीं, ये सबसे डील करेगा। फंडामेंटल राइट्स में बहुत सारी ऐसी चीजें जो अमेंडमेंट से जुड़ी हैं, प्रीएम्बल में बहुत सारी ऐसी चीजें जो अमेंडमेंट से जुड़ी हैं, चाहे वो सेकुलर वर्ड हो, इंटीग्रिटी वर्ड हो। अब आते हैं इलेक्टोरल प्रोसेस इन इंडिया।
क्यों मैं इलेक्टोरल प्रोसेस की बात कर रहा हूं? क्योंकि अब चुनाव आने वाले हैं और अगर चुनाव से क्वेश्चन नहीं आएगा वो भी चुनावी वर्ष में, तो मुझे नहीं लगता है कि बीपीएससी ये इतनी बड़ी भूल कर सकती है। तो इलेक्टोरल प्रोसेस इन इंडिया, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे और ये जानेंगे कि लोकसभा में चुनाव का क्या स्थिति है, राज्यसभा में चुनाव की क्या स्थिति है, विधानसभा क्या होता है और विधान परिषद क्या होता है। क्वेश्चन सब विधान परिषद और विधानसभा से कैसे आते हैं आपको पता है? विधान परिषद से क्वेश्चन आते हैं कि इंडिया में टोटल विधान परिषद कितने हैं। पहले ये क्वेश्चन आते थे कि इंडिया में टोटल विधान परिषद कितने हैं। अब क्वेश्चन क्या क्या आते हैं? विच स्टेट हैज नॉट विधान परिषद। अब आपको अगर वो 7 के 7 याद नहीं है तो आप जवाब नहीं दे सकते हैं, रट करके चले गए 7 होते हैं। अब 7 कौन कौन होते हैं वो भी अब आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, जो सबसे ज्यादा अहम और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या है? प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के बारे में पूछा जा रहा है। ये डायरेक्ट आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है। मैं आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से आपको याद करा दूंगा। आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है आर्टिकल को लेकर के। 395 आर्टिकल में से सारे आर्टिकल आपको याद नहीं करने हैं, क्योंकि आप जुडिशरी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। आपको डीएसपी बनना है, आरओ बनना है, एसडीएम बनना है, तो आपको ये 395 आर्टिकल्स रखने या याद करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ट्रिक्स बता दूंगा, हम उसी ट्रिक्स के माध्यम से पूरे के पूरे आर्टिकल को पढ़ेंगे। 395 आर्टिकल्स में से जो मेनली याद रखने वाले वो 100 ही आर्टिकल्स हैं। वो 100 आर्टिकल्स कौन कौन है, क्या क्या है, ये सारी जानकारी आपको यहीं इसी YouTube चैनल पर मिलेगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अभी आज सिर्फ हम लोग सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं कि क्या सिलेबस में वास्ट चेंजेस आया है, क्यों अच्छे पढ़ने लिखने वाले बच्चों का नहीं हो पा रहा है सिलेक्शन। उसके पीछे कारण यह है कि वो वही ट्रेडिशनल बातों पर चले जा रहे हैं। और ये मेरा खुद का अनुभव है, मैं एज ए एडवोकेट, एज ए जुडिशरी एस्पायरेंट्स इस चीज को देखते आ रहा हूं कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। ये प्रीवियस ईयर का एनालिसिस है मेरा कि ये इन चीजों से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं और यहीं से क्वेश्चन आते हैं। भतेरे नहीं पढ़ना है, वही पढ़ना है जो आ रहा है। अब बात को समझिएगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो सबसे ज्यादा जिससे पैटर्न चेंज हुआ है वो आया है जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया। यहां से क्वेश्चंस भर भर के आ रहे हैं जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया के। क्या समझते हैं जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया के? हाँ, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, बस खत्म। और रिट के बारे में जान लिया था, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226, बस कहानी खत्म। नहीं, गया वो जमाना। अब आपको आर्टिकल 124 भी जानना पड़ेगा कि आर्टिकल 124 क्या होता है, क्या सुप्रीम कोर्ट के पास पावर्स है, क्या ओरिजिनल जुरिस्डिक्शंस होते हैं, क्या एपेलेट जुरिस्डिक्शंस होते हैं। और आर्टिकल 226 के साथ साथ आपको आर्टिकल 227 भी जानना जरूरी है। और उसके साथ साथ ये भी जानना जरूरी है कि सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स क्या होते हैं, जो आर्टिकल 233 और 233A में बता रखा है। तो सिर्फ जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उसके रिट्स के पावर के ऊपर अब डील नहीं कर रहा है। रिट्स से आगे बढ़ चुका है। और आगे क्या बढ़ चुका है? ये आर्टिकल्स। और आर्टिकल से घबराना नहीं है। आप ये जितने भी आर्टिकल्स है आपके जुबान पर हो जाएंगे। जुबा केसरी वाला जुबा केसरी नहीं, आपके लफ्ज पर आप जब भी सोते उठते जब भी रहिएगा ये आर्टिकल्स आपके जहन में रहेंगे कि आर्टिकल 124 क्या बात करता है, उसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स हैं जो मुझे याद रखने हैं। अच्छा, इस पॉइंट से क्वेश्चन आता है। अच्छा, एनजेएसी क्या है? एनजेएसी को सुप्रीम कोर्ट ने क्यों फाड़ के फेंक दिया? क्यों? एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एक नई सरकार बनी 2014-2015 में और उन्होंने बोला कि हम एनजेसी बनाएंगे, नेशनल जुडिशियल एनजेएसी, जिसके बारे में जुडिशियल सर्विसेज को हम लोग क्या करेंगे, एसोसिएट करेंगे। ये पूरा का पूरा काम होगा, कौन देखेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगा। तो इस एनजेएसी को कौन फाड़ के फेंका था? सुप्रीम कोर्ट। क्यों फाड़ के फेंका था वो आगे हम लोग जानेंगे, जब हम लोग ये समझेंगे कि जुडिशरी एक सेपरेट बॉडी है। और सेपरेट बॉडी क्यों है? ये आर्टिकल 50 में दे रखा है। और आर्टिकल 50 में इसलिए नहीं दे रखा है कि सिर्फ और सिर्फ हम कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के डील कर रहे हैं, इसलिए दे रखा है क्योंकि ये कंसेप्ट हम लोग उठा के लाते हैं एसओपी से, जिसको कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर में हम लोग जानेंगे लेजिस्लेचर का क्या पावर है, जुडिशरी का क्या पावर है और एग्जीक्यूटिव का क्या पावर है, और क्या ये तीनों एक साथ चल सकते हैं?
क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या तीनों एक साथ इंडिया में चल रहे हैं? क्या ये कॉन्सेप्ट यूएसए से लिया गया है? क्या यूएसए में ये एक साथ चल रहा है? चेक एंड बैलेंसेस क्या है, ये सब के बारे में डिटेल से जानेंगे। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया से आ रहा है और मैं आपको गारंटी के साथ देता हूं कि एक भी क्वेश्चन आपका गलत यहां से तो नहीं होने वाला है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। यूनियन एंड स्टेट पब्लिक सर्विसेज, यहां से आपके क्वेश्चंस आते हैं। यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, और इसी के बीच से एक इमर्ज होता है क्वेश्चन जिसको कहते हैं जेपीएससी, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। मेंस का क्वेश्चन है कि आप तो बोल रहे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, हाँ लिखा हुआ है सर। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, हाँ लिखा हुआ है। जेपीएससी क्या है, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन क्या है? और ये क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं क्योंकि ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही निहित है कि अगर दो स्टेट चाहे तो दो स्टेट मिल करके जेपीएससी का निर्माण कर सकती है, और वो दो स्टेट के जितने भी पुलिस वाले होंगे, चाहे वो डीएसपी बनेंगे या एसडीएम बनेंगे, वो दोनों स्टेट में ट्रांसफर हो सकते हैं। ये जेपीएससी का कॉन्सेप्ट है और ये मेंस में बार बार क्वेश्चन आ रहा है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि जेपीएससी, यूपीएससी और एसपीएससी के जितने भी क्वेश्चंस हैं, यूनियन एंड स्टेट पब्लिक सर्विस के जितने भी क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर से बन रहे हैं, वो अब प्री में भी आना शुरू होंगे, क्योंकि ये पैटर्न है बीपीएससी का कि जो वो मेंस में क्वेश्चन पूछते हैं उसी को रिपीट करते हैं प्री में 1-2 साल बाद, और यही होते ही आ रहा है। इस ट्रेंड को आपको समझना पड़ेगा और इसी ट्रेंड को समझाने के लिए तो हम आए हैं बुधा विजन क्लासेस के तहत आपके पास। अब है पंचायत, म्युनिसिपल्स एंड कोऑपरेटिव्स। पंचायत से क्वेश्चंस आते हैं। कौन से अमेंडमेंट से आए थे ये भी आपको याद रखना है। म्युनिसिपल्स के क्वेश्चन आते हैं, हाँ आते हैं। पंचायत क्यों आते हैं, कौन से आर्टिकल से ये पता चला कि पंचायत की जरूरत है? आर्टिकल 40, ठीक है आर्टिकल 40 से पता चला सर, पर क्यों जरूरत है पंचायत की, क्यों जरूरत है म्युनिसिपल्स की? क्यों हम बोलते हैं कि इंडिया में 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट है, एक तो सेंट्रल, एक तो स्टेट, और एक हम लोग बोलते हैं लोकल बॉडीज। यही लोकल बॉडीज में दो बात है, दो बाइफर्केशन, एक पंचायत जो कि विलेजेस से डील करता है, और म्युनिसिपल्स जो कि सिटीज से डील करता है। इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे और यहां से क्वेश्चंस आने शुरू हो गए हैं। डरना नहीं है, साथ में मिलकर के करेंगे, एक एक पॉइंट को डील करेंगे और अच्छे से डील करेंगे। और पंचायत से क्वेश्चन लिटरली आप प्रीवियस ईयर ही खोल के देखिएगा, म्युनिसिपल से, पंचायत से, आर्टिकल 40 से और 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट से क्वेश्चन आने लगे हैं। क्यों क्वेश्चन आने लगे हैं? सिर्फ प्री की बात नहीं कर रहा, मैं मेंस की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन इसलिए आ रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन बन रहा है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या है, क्यों हम इस फेडरलिज्म की ओर बढ़ रहे हैं? क्योंकि मोदी जी एक बार भाषण दे दिए थे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के ऊपर में, इसलिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के ऊपर जब बात किया जाता है किसी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के द्वारा तो उस पर क्वेश्चन आना लाजमी है। वाइस प्रेसिडेंट हमारे जगदीप धनखड़ साहब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात कर रहे हैं। और अभी जो लड़ाई चल रही है, अभी आपको पता ही होगा लड़ाई चल रही है हिंदी को लेकर के, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है। हम करंट अफेयर्स को भी डील करते हुए चलेंगे पॉलिटी के साथ साथ, तो आपका वो भी तैयार होते जाएगा। सिर्फ आपका काम है सुनने का, पढ़ने का और लिखने का। मेरे साथ अगर आपको पढ़ना है तो कंसेप्ट क्लियर रखिए, कॉपी 2 बनाइए। एक कॉपी जो अभी मैं पढ़ा रहा हूं, मैं उसको आप रफ में लिखिए। रफ में लिखने के बाद आपको जो भी समझ में आ रहा है आप उसको फेयर कीजिए। फेयर करने का मतलब मेंस, आप ऐसे लिखिए कि आप मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं। मैं यहाँ क्वेश्चंस भी आपको दूंगा कि क्वेश्चंस किस तरह के आ रहे हैं, उसका आंसर भी आपको सर्व करूंगा। फिर आपको खुद से डेवलप करना है कि उस आंसर्स को लिखे कैसे। और मेंस का ये कॉपी जैसे जैसे मैं पढ़ाते जाऊंगा, इस कॉपी से और इस कॉपी से प्री, मेंस और इंटरव्यू आपका तीनों हो जाएगा और कहीं से कुछ पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। पॉलिटी को लेकर के मैं आपको निश्चिंत कराता हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के ऊपर क्यों इतनी बातें चल रही है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर मैं अभी आपको बता रहा था कि 3 चीजें हैं कि या तो इंग्लिश पढ़ाइए, अपना लोकल लैंग्वेज पढ़ाइए और हिंदी पढ़ाइए। तब तमिलनाडु में कहा गया कि ये तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के खिलाफ है।
तो एक वर्ड तो इवॉल्व हुआ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, और ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म न्यूज़पेपर्स में बार बार चला आ रहा है। क्या है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म? फेडरलिज्म क्या है? संघवाद क्या है? संघवाद से क्वेश्चन आता है, क्या भारत संघवाद है? क्या भारत संघीय प्रदेश है? क्या संघीय देश है? या यूनिटरी है? इसका कंसेप्ट यूनिटरी है, सेंट्रलाइज्ड है? ये सबको हम लोग देखेंगे जब हम की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील करेंगे। अभी आपको सिर्फ फॉलो करना है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन को और ये सिलेबस को। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पंचायत के बाद जो क्वेश्चंस फेवरेट बन रहे हैं आजकल वो है लोकपाल, लोकायुक्त एंड एनएचआरसी से। इससे क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, ठीक है, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चंस मैं आपको बता दूंगा कि क्वेश्चन कैसे आता है। सबसे ज्यादा प्री में आता है, इससे मेन से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं लोकपाल एंड लोकायुक्त से। लोकपाल लोकायुक्त से क्वेश्चन मेंस में कहां आते हैं? एस्से राइटिंग में, ठीक है। तो अगर आपका यहां क्लियर हो जाएगा तो ऐसे राइटिंग के लिए आपको अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोकपाल और लोकायुक्त के लिए। अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में, जो बार बार क्वेश्चन आ रहा है। ये पैटर्न, इसी के बारे में बात कर रहा था, ये पैटर्न चेंज हुआ है। नीति आयोग क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है? सीबीआई क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल एनआईसी क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नहीं है? ये क्वेश्चन है, ये बार बार क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। और हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा ही नहीं, हमें पता ही नहीं है। हमें लगता है अच्छा सीबीआई तो कॉन्स्टिट्यूशन से ही आया होगा। नहीं सर, सीबीआई कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं आया है। अगर कोई स्टैट्यूट यानी लॉ बना करके अगर किसी भी चीज को स्टैब्लिश किया जाता है तो उसको स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं, न कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी उसी को बोलेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशनल के अंदर निहित है, जैसे कि इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324, यूपीएससी 315 से 323, फाइनेंस कमीशन 280, स्कैग 148 से लेकर के 151। तो ये चीज, ये जो पैटर्न चेंज हुआ है, इसी के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, ये जानेंगे। ये पूरा का पूरा जो सिलेबस मैं हैंड रिटन लेकर के आया हूं आपके लिए, हैंड रिटन लेकर के आया हूं आपके लिए, बस इसीलिए ये मेहनत सिर्फ आप लोगों के लिए है बुधा विजन क्लासेस के थ्रू, कि आपका पूरा सिलेबस प्री से लेकर के इंटरव्यू तक सारा डील हो। जनरल फैक्ट्स में हम लोग जानेंगे कि क्या की फीचर्स हैं, क्यों कॉन्स्टिट्यूशन का जरूरत पड़ा, क्या होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या होता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट क्या है, मेकिंग ऑफ द क्या है, सैलिएंट फीचर्स क्या है, प्रीएम्बल से लेकर के ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट है। मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा कि आर्टिकल्स कैसे लर्न करने हैं, आपको रटना नहीं है। बहुत बच्चों को पता ही नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स कितने होते हैं। फंडामेंटल राइट्स का ट्रिक है फ्री सीसी। अभी फ्री सीसी क्या होता है ये मैं आपको फंडामेंटल राइट्स में बताऊंगा। इसके लिए आपको बुधा विजन क्लासेस के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहना पड़ेगा, तभी आप जानिएगा कि फ्री सीसी से हम लोग कैसे ये 6 के 6 फंडामेंटल राइट्स को डील कर रहे हैं। ऐसे ही डायरेक्ट डीपीएसपी, मैं डीपीएसपी रटवा दूंगा आपको, जुआ पे आपके होगा पूरे के पूरे डीपीएसपी को। फंडामेंटल ड्यूटीज से जो क्वेश्चंस अभी आ रहे हैं उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा कि वो है क्या और कहां से आजकल क्वेश्चंस आ रहे हैं। अभी जो मैं आपके लिए लाया था, जो नेक्स्ट क्लास में मैं डील करूंगा आपसे, ये देखिए अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। कहां कहां अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और कहां कहां रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसलिए मैं लेकर के आया हूं। और आपको बस इतना ही लिख लेना है और यहीं से ये आपका 2 नंबर फाइनल। कोई नहीं लेके जा रहा 2 नंबर, क्या सोच रहे हो? 2 नंबर का वैल्यू नहीं है। 2 नंबर का वैल्यू उससे पूछो जिसका 1 नंबर से रह जा रहा है। बहुत मेहनत करते हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी का बच्चा हो, बहुत ज्यादा मेहनत करता है। अगर किसी के पास इकोनॉमिक और फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, यूट्यूब से पढ़ रहा है, बुधा विजन क्लासेस इसीलिए आपके सामने आया है, आपके समीप आया है यूट्यूब चैनल के थ्रू, ताकि आप जैसे बच्चे पढ़े, आगे बढ़े और देश और हमारे राज्य को बेहतर बनाए। क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वैसे बच्चों की जो सच में कर्मठ है और चाहते हैं कि अपने राज्य को आगे लेकर के जाए, बिहार को आगे लेकर के जाए। इसलिए बुधा विजन क्लासेस आपके सामने ये सब कुछ यूट्यूब चैनल पर ला रहा है। और आपको ऐसा लगता है कि आप यहाँ आकर के हम लोग के साथ पढ़ना चाहते हैं, तो आप बुधा विजन क्लासेस के
साथ जुड़ सकते हैं। चितकोहरा बाजार में हमारा ब्रांच है पटना में, कहीं भी आएगा चितकोहरा बाजार में आपको दिख जाएगा, उधर बुद्धा विजन क्लासेस का बहुत सारा यहाँ पैम्पलेट्स वगैरह लगा हुआ है। आप आइए, एक बार जुड़िए और देखिए। ऐसे तो यूट्यूब चैनल पर तो मैं हूँ ही आपके साथ, अगर आपको आकर के मिलना भी है, पूछना भी है, कुछ कोई डाउट भी है, आप आइए एक बार मिलिए हमसे। आप YouTube से जुड़ना चाहते हैं, आप YouTube से जुड़िए, कोई दिक्कत नहीं हमें। पर अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है, पॉलिटी से लेकर के, कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर के, एक बार आइए बुद्धा विजन क्लासेस में, चितकोहरा बाजार में, पटना में। आपका स्वागत है, हम आपसे जरूर मिलेंगे और आपका जो भी परेशानी होगा उसको दूर करने का हम लोग ट्राई करेंगे। ये अनरिटन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो आपके सामने दिख रहा है, ये सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। और क्या है कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन मेंस के लिए आता है। मैं आपके लिए मेहनत कितना कर रहा हूं वो देखो। मैं वो पीपीटी बनाने वाला टीचर नहीं हूं कि पीपीटी बना दिया है एआई या चैट जीपीटी का यूज करके। मैं खुद से लिख करके आपके लिए लेकर के आ रहा हूं जो क्वेश्चंस मेंस में आ रहे हैं। संविधान और संविधानवाद क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, स्टेट क्या होता है, स्टेट के बारे में हम लोग जानेंगे। क्या स्टेट एक पॉलिटिकल सिस्टम ही है, स्टेट के अंदर और क्या क्या चीजें आती हैं नहीं आती हैं, ये सब चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे। एक स्टेट का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, सॉवरेनिटी क्या होती है, टेरिटरी क्या होती है, गवर्नमेंट, पॉपुलेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस, गवर्नमेंट क्या होती है, जो जो चीज यहां हम पढ़े हैं और उस सब के बारे में जानेंगे। टेरिटरी के बारे में मैंने 4 लाइन लिखा है, हिम से लेकर के हिंद सागर तक, हिंद से लेकर हिंद सागर तक, कच्छ से लेकर अरुणाचल तक, यह पावन पुनीत पवित्र भूमि, भारत की भूमि, भारत की भूमि। ये टेरिटरी के बारे में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगी टेरिटरी की क्यों जरूरत पड़ती है कि स्टेट के लिए। गवर्नमेंट, पॉपुलेशन, इंटरनेशनल रिलेशन, गवर्नमेंट क्या होता है, जो जो चीजों ऊपर डिस्कस की गई है सबको मैं नीचे लेकर के आया हूं और आपके समक्ष लेकर के आया हूं। फिर ऑर्गेन्स क्या क्या होते हैं गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर का क्या काम होता है, एग्जीक्यूटिव का क्या काम होता है, जुडिशरी का क्या काम होता है, सेपरेशन ऑफ पावर क्या है, ये जो बात दिख रही है आपको, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, यही सेपरेशन ऑफ पावर है। ये कहां से आया है, ये इतना कुछ क्यों बता रहे हैं, ताकि आपके दिमाग में रहे, जब क्वेश्चन आए और ऑप्शंस आए तो आप ऑप्शंस हटा हटा करके भी सही आंसर मार सकते हैं। इतनी तैयारी आपकी करा दी जाएगी यहाँ पर। चेक एंड बैलेंसेस क्या है, क्यों जरूरत है, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट पूछ लेते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, फिर भी बच्चे भूल जाते हैं। ओलिगार्की क्या है, मोनार्की क्या है, थियोक्रेसी क्या है, रिपब्लिक, डिक्टेटरशिप, डेमोक्रेसी में क्या अंतर है, ये सारा कुछ आपके सामने डिस्कस किया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन क्यों सुप्रीम कहलाता है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, इसके अंदर और क्या क्या की फीचर्स है, रूल ऑफ लॉ क्या है। हम बोलते हैं ना कि रूल ऑफ लॉ स्टैब्लिश कर देंगे, अरे भाई रूल ऑफ लॉ है क्या, क्या स्टैब्लिश कर दोगे। विधि का आप चारों तरफ चाहते हो कि विधि की पालना हो, तो विधि की पालना क्या है ये आपको समझना पड़ेगा। कौन दिया था नहीं दिया था इससे ऊपर नहीं जाएंगे, पर आपको जानना पड़ेगा कि इसके अंदर और क्या क्या आता है। सुप्रीमेसी ऑफ लॉ है, इक्वलिटी बिफोर लॉ है। अगर आपने थोड़ा सा भी संविधान पढ़ा होगा तो इक्वलिटी बिफोर लॉ कहाँ हम लोग पढ़ते हैं, ये हमारे आर्टिकल 14 में है। हम कैसे कह सकते हैं कि रूल ऑफ लॉ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में निहित है, ये क्वेश्चन आता है मेंस में। अगर आप ये नहीं लिखिएगा तो कहा जाएगा कि आपको आता ही नहीं, वही रटे रटाई विद्या पर चल रहे हो। तो आपको रूल ऑफ लॉ भी जानना जरूरी है कि रूल ऑफ लॉ में क्या क्या चीजें आते हैं, कहाँ से इक्वलिटी बिफोर लॉ को लिया गया है, यही रूल ऑफ लॉ से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। फिर वो 2 क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट बार बार पूछे जाते हैं आपसे, केशवानंदा भारती का केस और एडीएम जबलपुर का केस, जिसको हैबियस कॉर्पस केस भी कहते हैं। तो ये सब कुछ सिर्फ आप लोगों के लिए है और आप लोगों के लिए इसलिए लाया गया है बुद्धा विजन क्लासेस के थ्रू, चितकोहरा बाजार पटना में, कि आपको यह जानकारी हो कि पैटर्न चेंज हो चुका है और अब जितने भी नए पैटर्न से क्वेश्चन आएंगे, चाहे प्री में, मेंस में, वो इसी से आने वाले हैं। ये पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों का मिक्सअप है, ठीक है। आगे हम लोग कल डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप सच में चाहते हैं एक ट्यूटर, या सच में चाहते हैं कि आपको जरूरत पड़े, कि आप सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, आप आइए एक बार मिलिए। आपका अगर कोई भी डाउट है, हम डाउट दूर करने के लिए बुद्धा विजन क्लासेस में आपका इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।